तो गाइज आज हम सभी देखने जा रहे हैं गुलाम वंश के बारे में। क्या देखेंगे? दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बारे में, यानी दिल्ली सल्तनत का स्टार्टिंग यहां से होता है। तो भाई हुआ क्या, जब गौरी आया और चला गया तो जाने के टाइम पीरियड में वो इंडिया सौंप के गया था ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक। उस तरह से गजनी सौंप के गया था यल्दोजा को। उसी तरीके से बिहार और बंगाल वाला जो रीजन था वो दे दिया था बख्तियार खिलजी को, और मुल्तान सौंप के गया था कुवाचा को। तो ये था बाबू स्थिति उस वक्त का। ठीक है, अब सवाल है यहां पर कि ये जो किया सो किया वो तो समझ में आया, लेकिन आगे क्या हुआ? आगे जो हुआ उस चीज को जानो, वो आपके लिए अधिक जरूरी है जानना। जो ये दिल्ली सौंप के गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो कुतुबुद्दीन ऐबक अब यहां पर दिल्ली में ऑब्वियसली रूल करना शुरू करेगा, और वो किया भी। कुतुबुद्दीन ऐबक अब यहां पर रूल करना प्रारंभ कर देता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जानो, क्या क्या वो गुलाम वंश बोल लो, या मामलुक बोल लो, या सलेब बोल लो। सलेब वंश का स्थापना किया। सलेब वंश क्यों कहलाया? क्योंकि जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है ये खुद गौरी का सलेब हुआ करता था ये ईमानदार व्यक्ति, अपने मालिक के प्रति बहुत अधिक वफादार। ये कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं समझा, हमेशा उसके गुलाम के रूप में ही खुद को मान लिया है। तो जब ये गद्दी पर बैठा है वक्त, तो डेफिनेटली जो बाकी गुलाम थे जैसे कुवाचा, यल्दोजा, बख्तियार खिलजी, इन सबों में अब इसके साथ विवाद हो गया कि तुम ही भारत पे क्यों रूल करोगे। तो ये क्या किया, एक ट्रिकी गेम किया, रिलेशनशिप का गेम। क्या किया कि यल्दोजा की बेटी से खुद विवाह कर लिया, यानी यल्दोजा की बेटी से शादी कर लेता है। उस तरह से अपनी बहन का शादी करवा दिया कुवाचा से। उसी तरीके से अपनी बेटी का शादी करवा दिया इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश इसका गुलाम ही था। तो इस तरीके से ये बच गया इस झगड़े झंझट में पड़ने से। और बिहार बंगाल का जो सौंपा गया था जैसे बख्तियार खिलजी को काम, उसे ये सेना नायक, सेनापति बना देता, ऊंचा पद दे देता है। कुतुबुद्दीन इतना ईमानदार था तो कि इस्लामिक परंपरा के अनुसार राजा रजवाड़ा जो होता है, सुल्तान होता है, वो अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है, सिक्का चलवाता है, ये सब वैसा कुछ भी नहीं किया है। साधारण सा ये व्यक्ति के तौर पर रहा। इनफैक्ट सुल्तान का पद तक नहीं लिया, अपने आप को सुल्तान तक घोषित नहीं किया। ये जब ऐबक गद्दी पर बैठा तो ये दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा, ये लाहौर की गद्दी पर बैठा। अभी राजधानी लाहौर ही था, ये दिल्ली अभी पहुंचा नहीं। बहुत दानी व्यक्ति था ऐबक, दान बहुत करता था, लाख बख्श कहलाया। 2 मस्जिद का निर्माण करवाया। कौन? एक तो है कुतुब उल इस्लाम, और दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, इन 2 मस्जिदों का भी ये निर्माण करवाया है। साथ ही साथ ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाता है। किसके याद पे? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का स्थापना बनवाना शुरू करता है, लेकिन कंप्लीट नहीं करवा पाया। कंप्लीट इल्तुतमिश करवाता है। इसके बाद जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हुआ, आराम से आकर के गद्दी पर बैठा है, तो आराम में ही निकल गया। और इसके बाद एक पावरफुल व्यक्ति जो आया वो था इल्तुतमिश। कौन था भाई इल्तुतमिश? तो समझो, इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन का गुलाम था। इसका मतलब आप ऐसे देखो, गौरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, यानी कि इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम है, गुलाम स्क्वायर है। जब ऐबक का मृत्यु हुआ, आराम सा दिल्ली पर बैठा, तो देखा सही तरीके से वो रूल नहीं चला पा रहा है।
तो इस एवज पर ये आ गया यहाँ पर शासन करने के लिए। तो ये जब शासन में बैठा गद्दीमर, तो ये बोला कि भाई बहुत सारा प्रॉब्लम है। क्यों? अब यल्दोजा, कुवाचा, बख्तियार खिलजी, ये तीनों कुतुबुद्दीन ऐबक के वैवाहिक नीति की वजह से विरोध नहीं कर पाए। लेकिन इसके मृत्यु के बाद यल्दोजा को लगा वो रूलर बनेगा, कुवाचो को लगा वो रूलर बनेगा, खिलजी को लगा वो रूलर बनेगा, लेकिन बन गया इसका गुलाम इल्तुतमिश। जब तक आराम से आता तब तक प्रॉब्लम नहीं था, इल्तुतमिश बना तो इन तीनों को प्रॉब्लम हो गया कि अरे वो तो गुलाम है उसका, उसके बावजूद वो रूलर बन जा रहा है। तो इस बात से इसे तकलीफ हुआ और इसे सारे ये तीनों के तीनों अब इल्तुतमिश का विरोध करने पर लग गए। तो क्या करे? तो इल्तुतमिश दिमाग लगाया। क्या? तो देखो, इल्तुतमिश का पहला प्रॉब्लम था अमीर। ये अमीर इस्लामिक धर्मगुरु टाइप के होते थे, तो ये पहले प्रॉब्लम हुए। ये इल्तुतमिश को सुल्तान का मान्यता देने को ही रेडी नहीं थे। तो इल्तुतमिश यहां पर कॉन्स्पिरेसी करके इन अमीरों को खत्म कर देता है। फिर बारी आता है दूसरे नंबर में यल्दोजा का। यल्दोजा जो था, इसके टाइम में यल्दोजा पर अटैक कर दिया कौन? तो ख्वारिज़म केसा। तो ये भाग के यल्दोजा चला गया लाहौर। अभी तक कैपिटल लाहौर ही है, ये लाहौर चला गया। लाहौर पहुंचा, इल्तुतमिश था वहां पर। इल्तुतमिश उल्टा इस पे हमला कर दिया और ये युद्ध हुआ कहां? तराइन के मैदान में। तराइन का तीसरा युद्ध कहलाता है ये, जो कि हुआ था 1215 में। इस तराइन के युद्ध के बाद एक मिनट, इस तराइन के युद्ध के बाद क्या होता है कि पूरी तरीके से ये जो एरिया है अपना, जो कि इल्तुतमिश के हाथ में था, अब लाहौर साइड से इसका प्रॉब्लम बंद हो गया। मतलब यल्दोजा हार गया, मर गया, तो प्रॉब्लम बंद हो गया। अब बारी आता है बंगाल का। बंगाल जहां पर बख्तियार खिलजी और उसके वंशज थे, बंगाल वाले भी, यानी बंगाल के बख्तियार खिलजी के वंशज जो थे, वो भी इल्तुतमिश को अपना सुल्तान मानने को रेडी नहीं थे। ये अटैक कर दिया बंगाल को, बंगाल जीत लिया, इसके हाथ में आ गया। अगला प्रॉब्लम था कुवाचा। कुवाचा पे क्या हुआ कि चंगेज खान, जो कि एक मंगोलियंस था, मंगोलों का चंगेज खान का बहुत बड़ा खौफ था, ये अटैक कर दिया कुवाचा पे। कुवाचा मदद मांगने आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश समझदार, ये जान रहा था कि अभी उतना पावरफुल नहीं है कि चंगेज खान को मारते दे, और चंगेज खान से लड़ने का मतलब मंगोलियंस को इंडिया बुला लेना, और वो अगर इंडिया आएंगे तो इंडिया लूट लेंगे और ये फिर मारा भी जाएगा और इंडिया भी बर्बाद हो जाएगा। ये कुवाचा का मदद करने के बजाय उल्टा कुवाचा पर हमला कर देता है। अब ये क्या करे? जान बचा के भागा और बेचारा कुवाचा सिंधु में गिर गया और वहीं पे डूब के मर गया। ये तो हुआ अपने दुश्मनों को साफ करना। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसने एक स्कीम लगाई जिसको बोलते हैं तुर्क ए चहलगामी। तुर्क ए चहलगामी यह स्कीम लगाया। बोला क्या कि भाई बहुत प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का निदान करना जरूरी है, तो क्या करें? तो ये बोला कि एक टीम बनाते हैं। तो 40 लोगों का ये टीम बनाया जिसका नाम रखा तुर्क ए चहलगामी, जिसे चालीसा भी बोलते हैं। इसमें उन लोगों को रखा जो बहुत पावरफुल हो, जिनके पास पावर हो, जो काम अच्छा कर पाए, उन्हीं लोगों को रखा। और उन लोगों को रखने के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर रूल करना शुरू कर देता है, क्योंकि कुछ भी कहीं पे प्रॉब्लम हो ये सारे लोग मिलकर के इसका हेल्प कर दें, कुछ भी प्रॉब्लम हो ये बता दें। तो यहाँ पर एक अच्छा स्कीम लगाया, एक अच्छा नीति लगाया तुर्क ए चहलगामी का। समझ लो बहुत ही अच्छा स्कीम, अच्छा नीति था इसका। अब आगे देखते हैं इसके बाद वो क्या करता है। अब बात आया कि ना सुल्तान बना है तो इस्लामिक परंपरा के अनुसार कुछ तो काम करना होगा, तो ये खलीफा का पद इसे चाहिए था। सो इसे सुल्तान का पद चाहिए था। मिले कैसे? खलीफा से। खलीफा जो है
उससे ये सुल्तान का पद मांगा। खलीफा मतलब इस्लामिक धर्मगुरु, तो इस्लामिक धर्मगुरु से ही इसे एफिलेट कर सकते थे। उस एफिलेशन को प्राप्त करने के लिए ये बगदाद के खलीफा पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि हमें पद चाहिए। खलीफा से पद लेने का फायदा ये कि अगर कभी भी इल्तुतमिश पर अटैक होगा तो खलीफा सभी इस्लामिक कंट्री को इसके तरफ भेज देगा, कभी भी इल्तुतमिश पर अटैक हुआ तो। दूसरा, इसके साथ ही अगर कहीं भी अगर इसे प्रॉब्लम हो या कोई भी इस्लामिक कंट्री रहा तो इसके हेल्प में आगे बढ़ सकता है। तो ये सभी प्रॉफिट को गेन करने के लिए खलीफा का पद लेता है। अल्टीमेटली इसका भी टाइम ओवर हुआ, मृत्यु का वक्त आया, अब क्या करें। तो मरने के टाइम इसका बेटा था फिरोज शाह। तो फिरोज शाह जो था वो कमजोर था, रूलर बनने लायक नहीं था। तो बेटी रजिया को ये बोल के गया था रूलर बनने के लिए, जो कि 1236 से 1240 महज 4 सालों के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठी है। देखो, लाहौर को दिल्ली तक कैपिटल पहुंचाने का काम इसी का था, इसका इल्तुतमिश का ही। तो रजिया जब गद्दी पर बैठी तो लोग विरोध करने लगे, क्योंकि एक महिला, मुस्लिम समाज, महिला का रूलर बनना मुश्किल, लोगों को तकलीफ होने लगा। फिर भी रजिया किसी तरीके से विरोध करके जनता का हेल्प लेकर के गद्दी पर बैठती है। और जब बैठी तो पुरुषों की तरह कपड़ा पहनने लगी, व्यवहार करने लगी। इससे बहुत सारे वहां जो लोग थे उन्हें प्रॉब्लम होने लगा कि ये महिला होकर रूल करेगी हम पर। फिर भी ये कोशिश की, वो भी बर्दाश्त हो जाता। लेकिन इस रजिया ने क्या किया, तुर्कों में एक सिस्टम था ऊंची जाति नीची जाति वाला। तो एक जलालुद्दीन याकुत नाम से व्यक्ति था, जो कि निम्न कुल का कहलाता था। इस जलालुद्दीन याकुत को वो अमीर आखुर बना दी, अमीर ए आखुर। इसका मतलब क्या होता है, अस्तवल का हेड, मतलब शाही घोड़े का प्रधान। शाही घोड़ा अस्तवल, जैसा डीआरडीओ है उसी टाइप से उस वक्त वो होता था। लोग बगावत करने लगे। बगावत जब बढ़ता हुआ देखी तो ये क्या कि यहां से भाग गई जान बचा करके। और एक अमीर था, अमीर यानी उन लोगों का बहुत जोर चलता था रियासत पे, जिसका नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया से ये विवाह कर लेती है और विवाह करके ये वापस दिल्ली की तरफ जाने लगी। लेकिन वही रास्ते में क्या हुआ कि कुछ जो लोग थे, लुटेरे लोग थे, दोनों पर हमला कर दिए, दोनों को मार गिराए, दोनों का मृत्यु हो जाता है। अब गद्दी पर कौन बैठेगा दिल्ली सल्तनत के? बहुत कोई बैठा, बहराम शाह, नसरुद्दीन शाह, लेकिन हमें उनको जानना जिनके बारे में एग्जाम पूछे तो वो है बलबन। बलबन 1266 से 86 तक बैठा है। बलबन रजिया को मरवाने में इसका बहुत बड़ा रोल था। ये तुर्की चहलगामी का मेंबर था, बहुत पावरफुल व्यक्ति था। जब देखा कोई योग्य शासक दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठ रहा है तो ये खुद आखिरी रूलर को मार करके गद्दी पर बैठता है, अपने पहले वाले रूलर को मार करके, और दिल्ली सल्तनत पर रूल करना शुरू करता है। देखो, था कौन, तो इसके बारे में इतिहासकार बताते हैं कि ये भी एक गुलाम था जिसे बेचा गया था, मंगोलों ने बेचा था। इल्तुतमिश इसे खरीदा था, वही इस दल में तुर्की चहलगामी में शामिल किया था। बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन बलबन की समस्याओं और समाधान को देखेंगे। जब बलबन गद्दी पर बैठा तो दिल्ली सल्तनत का जो गद्दी है, राजा का गद्दी, ताज का गद्दी, उसका वैल्यू खत्म हो चुका था। लोग वैल्यू देना बंद कर चुके थे पिछले राजाओं के हरकतों की वजह से। तो वैल्यू बढ़ाने के लिए बलबन 2 सिस्टम लेके आया, सिजदा और पैबोस। सिजदा में क्या होता था, दरबार आते ही बलबन के सामने लेट कर दंडवत प्रणाम करना होता था, और उसके बाद पैबोस करना होता था। पैबोस में बलबन जहां भी बैठा है उसके पैर को उठाना होता था, उसके जूते के धूल को साफ करके चूमना होता था। ये सिस्टम ला दिया और सीधा बोल दिया जो दरबार में इस सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा उसे मार दिया जाएगा। लोग खौफ से ही करने लगे। अल्टीमेटली राजा का खौफ बनना शुरू होता है। ये सोचा कि ना, ये जो तुर्क चहलगामी है इसी से मैं हूं,
तुर्क चहलगामी में रह करके इतना मैं पावरफुल था कि रजिया सुल्तान को मैंने मरवा दिया। तो बोला पहले इसे खत्म करो वरना मुझे मारने वाला कोई आ जाएगा। तो ये क्या किया, ये तुर्क चहलगामी को खत्म करने के लिए इसके मेंबर को छोटे छोटे गलतियों में बड़ा बड़ा सजा देने लगा, ताकि धीरे धीरे करके उन्हें समाप्त कर दिया जाए, और हुआ भी वही। दूसरा, बहुत सारे विरोधी थे, उनको खत्म करना था। जैसे बंगाल विरोध पे उतरा हुआ था, बंगाल में भेजा अपने सेनाओं को, उसे भी खत्म किया। उलेमाओं का बड़ा जोर था। उलेमा कौन होते थे? वो इस्लामिक धर्मगुरु जो राजपाट में ध्यान देते थे कि धर्म के लिए काम हो रहा है कि नहीं। बलबन परेशान कि अब उलेमा का सुने या राजपाट चलाए। उलेमा को सजा देंगे, मारेंगे, कुछ भी करेंगे तो खलीफा हम पर अटैक कर देगा। तो इस कारण से ये उलेमाओं से बच के रहने की कोशिश किया है हमेशा, है ना, उलेमाओं से बच के रहने की कोशिश किया है। आगे देखते हैं, अगर बलबन की कहानी को देखें तो उसकी नीति को जानना बहुत जरूरी है। बलबन की नीति, ये तो था बचने के लिए उसने क्या किया, अब है रूल करने के लिए उसने किस तरीके से रूलिंग चलाया। अभी तक हम लोग देखेंगे वो सरवाइव कैसे किया है, अब हम लोग जानेंगे वो रूलिंग कैसे चलाया है। तो रूलिंग की कहानी को समझते हैं, बलबन की नीतियों को समझते हैं। बलबन का के नीति में सबसे पहला नाम आता है उसके देवीय सिद्धांत। देवीय सिद्धांत जैसे सिजदा और पैबोस वाला, कि राजा इज इक्वल टू गॉड, मतलब सुल्तान इज इक्वल टू गॉड, ये इसका सिस्टम था। दूसरा, बलबन था तो गुलाम तुर्कीदास, लेकिन अपने आप को घोषित करता था ये बहुत बड़ा शाही वंशज था, फलाना था, ढिमाका था, अलग बात है। हाँ, सैन्य संगठन इसका खतरनाक था। ये इसके टाइम पीरियड के पहले तक क्या होता था, सेनाओं को जागीर यानी जमीन दान में दिया जाता था, दान में नहीं, सैलरी के रूप में, और बोला जाता था उसी से जो करो होगा कमाओ। अब मान लो एक्स नाम का व्यक्ति फौज में है, रिटायर कर गया, अब वाई आया, वाई सेना में नहीं गया लेकिन जमीन तो इसी का रह गया। तो इन सभी वजहों से नुकसान हो रहा था राजा को, तो ये बोला ये सब बंद करो, अब हम देंगे सैलरी, कैश सैलरी देंगे, और जो एलिजिबल होगा उसे ही सेना में रखेंगे, अनएलिजिबल लोगों को सेना में नहीं रखेंगे। दूसरा, स्पाई सिस्टम। स्पाई ऐसा नहीं ये पहली बार लाया इंडिया में, इसके पहले चाणक्य भी लेके आए थे। स्पाई सिस्टम लॉन्च किया। न्याय व्यवस्था इसका बहुत ही खतरनाक था, जस्टिस। इसमें ये पार्शलिटी करता था, दुश्मन रहा तो सजाए मौत, दोस्त रहा तो माफ। अल्टीमेटली बलबन का जब मृत्यु हुआ उसके बाद दिल्ली सल्तनत कमजोर होने लगा, और आखिरी गुलाम वंश के रूलर को मार करके फिरोज शाह खिलजी गद्दी पर बैठता है और खिलजी वंश का स्थापना करता है। तो ये था बाबू दिल्ली सल्तनत के बलवंश के बारे में और उसके कहानी के बारे में, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बारे में, उसके कहानी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग खिलजियों को देखेंगे।